हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। इससे लास्ट जो क्लास पढ़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन के मेथड वो डिस्कस किए थे। आज बात करते हैं अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली थी। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी अपन ने जीओसी में डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी है जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिएक्शन से रिलेटेड है। और जो वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी प्रॉपर्टी, उनको मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता भी दूंगा कि अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देखो इधर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। सबसे पहले उनमें प्लेनरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उनमें? प्लेनरिटी, यानी सारे के सारे जो एटम होंगे वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम। थर्ड अगर मैं बात करूं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और लास्ट जो है फोर्थ वाला वो है अपना फॉलो हक्कल रूल। या मैं बात करूं सिस्टम कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, that is follow हक्कल रूल। वो क्या फॉलो करना चाहिए? हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी में मिल रही है तो अपन उनको बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जीओसी के लेक्चर में मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, जो लास्ट वाला लेक्चर है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हो उसको। जीओसी का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें सारे लेक्चर डाल रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। वैसे वहाँ करवा रखा है एरोमेटिसिटी में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो इधर ये है बेंजीन, ये है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। क्या है ये? साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। और ये है साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटाइन। ठीक है, इनमें देखो आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर भी कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 इसके 2 इसके। इधर भी कितने? 6, 2 2 2। तो इन सब में ये जो तीनों के तीनों हैं, इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। और इनके लिए जो n की वैल्यू है वो है 1। n की वैल्यू क्या है? 1। ऐसे ही बात करें अपन नेक्स्ट, तो बेंजीन रिंग को अगर अदर बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपके नेप्थलीन। क्या बन जाता है? नेप्थलीन। और इसके लिए n का जो मान होता है वो 2 होता है। यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। देख लो आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो इधर वाले में, 8 और 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और आप यहाँ पे n का मान 2 रखोगे ना तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि नेप्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं? 10। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग जो इंटीजर वैल्यू होती है n का मान कितना होता है? इसमें 2 होता है। ऐसे ही बात करें अपन नेक्स्ट कंपाउंड की, 3 रिंग को आप ऐसे जोड़ दो,
3 रिंग को आप अगर ऐसे जोड़ देते हो तो ये बन जाता है एंथ्रासीन। ये क्या बन जाता है? एंथ्रासीन बन जाता है। ऐसे ही 3 रिंग को आप इस मैनर में जोड़ दो, अगर लीनियरली नहीं जोड़ के आप एक को ऐसे जोड़ दो, ऐसे, तो ये बन जाती है फिनेंथ्रीन। क्या बन जाती है? ये बन जाती है फिनेंथ्रीन। और इनमें आप देख रहे होंगे टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं इसमें। देख लो आप, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसमें भी क्या है 14। और इनके लिए n का मान कितना है? n का मान इनके लिए 3। मैं लिख देता हूँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन delocalized एंड n इक्वल टू 3। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और बाकी सारा का सारा मैंने जीओसी में समझा रखा है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैंने रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे समझा रखा सारा का सारा, तो आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। जीओसी का शायद 7वां लेक्चर है, लास्ट वाला लेक्चर, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर की अगर बात करें अपन तो देखो बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम होते हैं सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2। sp2 की बात करें तो अपन यानी एक प्लेन में होंगे सारे के सारे। मैं लिख देता हूँ ऑल एटम आर प्रेजेंट इन one plane, that is all carbon atom have sp2 hybridization। क्या रखेंगे वो? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर अपन बात करते हैं इसके बॉन्डिंग पैटर्न की। तो इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी, इसमें पाई बॉन्ड किस तरीके से रीअरेंज होगा और ये पाई बॉन्ड चारों तरफ डीलोकलाइज क्यों हो रहा है, वो अपन को स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। देखो इधर ये बेंजीन रिंग के मैंने 6 कार्बन एटम बना दिए हैं, एक यहाँ पे है ऐसे करके, ये टोटल 6 कार्बन है। अब यहाँ पे इसका एक पाई बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, इधर H जुड़े हुए हैं, मैं इनके H भी बना देता हूँ। वैसे H से अपन को काम नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो एक सिग्मा यहाँ बना हुआ है, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा यानी एक S और 2 P। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2, यानी एक p ऑर्बिटल कार्बन का अभी भी क्या है? अनहाइब्रिड है। वो कौन सा वाला है? वो ये वाला है। अब आप कोई सा भी ले सकते हो। अगर आप z एक्सिस को x एक्सिस मान रहे हो तो आप पी एक्स पी वाई में से कोई सा भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल की बात करूँ तो ऐसे होगा, यहाँ पे p ऑर्बिटल हो,
यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यानी हर एक कार्बन एटम के पास एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिड बचा हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नियर जो भी कार्बन एटम होगा उसके पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, कोलैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ऐसे ही नीचे वाली लोब भी होगी। तो ऐसे करके एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बना। जैसे ये ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पे की है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हो सकती थी, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हो सकती थी, और ये ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हो सकती है। यानी ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पूरे के पूरे प्लेन के अंदर डीलोकलाइज हो रही है ऐसे। तो इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यानी ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन। अबव एंड बिलो द प्लेन। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों साइड है। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि बेंजीन रिंग है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अपन को यहाँ पे ट्रीट करती हुई दिखाई देगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है। ये हमेशा खुद के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना पसंद करेगी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसका जब भी होगा वो एक सूटेबल कंडीशन पे होगा, जब आप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लोगे तब वो उस पर अटैक करवाएगा। अदरवाइज जनरली बेंजीन रिंग जो रिएक्शन देगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे आगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं बेंजीन के प्रिपरेशन के मेथड। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड। हेडिंग डाल लीजिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। और इसमें सबसे पहला वाला जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम अल्काइन, जो कल ही अपन ने या लास्ट क्लास में अल्काइन वाली में अपन ने इसको डिस्कस किया था। अल्काइन की रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन में 2 रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक पढ़ाई थी मैंने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में वो क्या बना रहा था, पॉलीमर बना रहा था। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में जैसे ही गया वो एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे अपन इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मैंने कल कराया था। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, रेड हॉट एफई ट्यूब में जब आप इथाइन गैस को पास करवाते हो 873 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको क्या यहाँ से बन के मिलेगा, बेंजीन बन के मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इथाइन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एफई ट्यूब 873 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म बेंजीन। ये किसका फॉर्मेशन करेगी, बेंजीन का फॉर्मेशन करेगी। तो सिंपल सी रिएक्शन है,
लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये मैंने इथाइन के मॉलिक्यूल लिए हैं, आपको कुछ नहीं करवाना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आपको डीलोकलाइज करवा देनी है। Fe रेड हॉट ट्यूब इसमें पास करवा रहे हो, कितने पे? 873 केल्विन टेम्परेचर पे। यहाँ पे क्या होगा? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और इससे आपको क्या यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मेशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन मेथड की। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। इस मेथड में बेंजीन का जो कार्बोक्सिलिक साल्ट होगा उसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में अपन क्या करवाएंगे? हीट करवाएंगे, जिससे CO2 गैस बाहर निकल जाती है और अपन को यहाँ पे बेंजीन मिलती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन हीटिंग ऑफ बेंजीन कार्बोक्सिलिक साल्ट in presence of सोडा लाइम यानी NaOH प्लस CaO, in presence of सोडा लाइम to give बेंजीन। हीटिंग जब आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक साल्ट की करवाओगे, किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। तो बेंजीन की सिंपल रिएक्शन है ये प्रिपरेशन की। ये मैंने यहाँ पे साल्ट बनाया है, जिसको आप क्या बोलोगे? सोडियम बेंजोएट। क्या बोलोगे? सोडियम बेंजोएट, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का साल्ट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप? NaOH प्लस CaO, और यहाँ पे आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने पे होगा क्या? यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। ये मैंने आपको अल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा रखा है। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बेंजीन बनती हुई दिखाई देगी, CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 गैस बाहर निकल जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। थर्ड मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जब भी आप रिडक्शन करवाओगे किसकी प्रेजेंस में? जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको क्या देगी? वो बेंजीन बना के दे देगी, और ZnO के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनॉल वेपर
पासिंग ओवर जिंक डस्ट, देन इट फॉर्म बेंजीन रिंग, देन इट फॉर्म बेंजीन रिंग। यहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपली मैं बात करूँ फिनॉल की, तो मैंने बता रखा है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH आ जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है फिनॉल, या इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, या तो फिनॉल बोलेंगे या इसको कार्बोलिक एसिड बोलेंगे। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करवाओगे तो आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन दिखाई देगा और साथ में ZnO बाहर निकल जाएगा। ये बेंजीन बन गया। तो ये इसके 3 प्रिपरेशन के मेथड थे, आपके NCERT में दे रखे थे। अब बात करते हैं अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बेंजीन के बिहेवियर के बारे में। तो बेंजीन का जो बिहेवियर है वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन, यानी एक रिंग प्लेन में रहेगी, उसके ऊपर और नीचे उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये एक्ट करती है किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रही है तो इसके ऊपर हमेशा कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। या बेंजीन रिंग किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी। आई बात समझ में। तो ये इसकी बेसिक एक नेचर है, मैं लिख देता हूं। बेंजीन रिंग हैव पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so it act as न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह एक्ट करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। सो इट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये किस पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो डेंसिटी हमेशा कहाँ से कहाँ घूमती है, हाई टू लो। दैट इज बेंजीन रिंग गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग कौन सी रिएक्शन देगी, वो देगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करेगी वो भी मैं आपको मैकेनिज्म से बताऊंगा कि अपन इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं। आई बात समझ में। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें सबसे पहला है नाइट्रेशन। सबसे पहला क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। क्या कहलाता है, नाइट्रेशन कहलाता है। किसकी प्रेजेंस में होता है,
ये होता है कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप बेंजीन रिंग को हीट करवाओगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख देता हूँ, बेंजीन रिंग react with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 benzene ring react with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 on heating to give नाइट्रो बेंजीन। वो अपन को क्या बना के देगी? नाइट्रो बेंजीन। मैं पहले इसकी सिंपल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैं एक की मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी सबकी कॉमन होगी। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल फाइंड आउट करना मैं सिखा दूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल आपको इसमें कौन सा मिलेगा। बाकी सबकी कॉमन एक मैकेनिज्म होती है, सब में एक जैसी मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो मैं एक की बता दूंगा आपको नाइट्रेशन की, फिर बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है इसकी, ये वाली बेंजीन है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करवा रहे हो बेंजीन को, तो आपको यहाँ पे नाइट्रो बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रो बेंजीन मिलेगा। ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि ये बना कैसे हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, फिर उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में इसके इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, दूसरी स्टेप में एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है या बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक, तीसरी स्टेप में होता है प्रोटॉन का वहाँ से रिमूवल। तो नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सभी में कॉमन होती है, मैं एक में समझा देता हूं आपको। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। भाई आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोफाइल का तो जनरेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बेंजीन रिंग तभी उसके साथ रिएक्ट कर पाएगी जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल रहेगा। बेंजीन रिंग तभी तो अटैक करेगी। तो सबसे पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अपन ने यहाँ पे नाइट्रेशन में क्या लिया था? देखो H2SO4 प्लस HNO3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे H2SO4 एक एसिड की तरह बिहेव करता है, ये भी एसिड है, लेकिन इसके सामने इसकी मजबूरी हो जाती है, ये बेस बन जाता है। भाई एसिड बेस क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अगर खुद के सामने अगर स्ट्रॉन्गर एसिड पड़ा है और वो कमज़ोर वाला एसिड है, वीक एसिड है, तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग के सामने बेस की तरह बिहेव करेगा। उसकी औकात नहीं है, वो H+ दे देगा, क्योंकि उससे बड़ा बैठा हुआ है, H+ इजीली डोनेट करने वाला बैठा हुआ है, इसलिए ये एसिड की तरह ट्रीट होगा, ये बेस की तरह ट्रीट होगा। है एसिड, लेकिन ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। जरूरी नहीं है एक एसिड हमेशा एसिड ही रहेगा, वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वो वीक की तरह बिहेव कर सकता है, जो ये कर रहा है। आई बात समझ में? तो इसके पास लोन पेयर रहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है? बेस की तरह ट्रीट कर रहा है, ट्रीट एज बेस। क्यों? क्योंकि इसके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है, तो ये इससे क्या ले लेगा? प्रोटॉन ले लेगा।
जब ये प्रोटॉन ले लेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहती है रिएक्शन, किस में रहती है? इक्विलिब्रियम में। प्रोटॉन का एक्सचेंज जैसे चलता रहता है, तो यहाँ पे देखो HSO4 माइनस, साथ में यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा HOH पॉजिटिव और ये NO2। ये देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये किस में चेंज हो गया? ये बेस्ट लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया, मतलब छोड़कर भगने वाला ग्रुप, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ गई, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आना अच्छा नहीं है, क्योंकि मोर ये वाला एटम है, ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेके खुद न्यूट्रल हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ले आता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये, और कौन सा वाला है? बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये खुद ले लेता है, जब ये खुद ले लेगा तो यहाँ पे NO2 प्लस बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकलता है? वाटर। ये वाटर, ध्यान से सुनना, ये वाटर H प्लस को लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है H3O पॉजिटिव में। ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको NCERT वाली किताब या कहीं पे नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा इंटरव्यू में या आपको कहीं पे भी ऐसा अगर एग्ज़ाम कहीं पे फेस करना हो जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो उस जगह पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन बिना H2SO4 के भी हो जाती है। ये बात सत्य है, H2SO4 अगर आप इसमें नहीं डालोगे तब भी हो जाएगी, लेकिन आप H2SO4 क्यों डालते हो उसमें? बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, ले चैटेलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, बस वही काम में लेना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। कई ऐसा इसका जवाब देते हैं कि इसका फॉर्मेशन करने के लिए, नहीं भाई ये तो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आप अगर ऐसा नहीं लोगे H2SO4 तो ये तो खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी क्या कर लेगा? सेल्फ रिएक्शन कर लेगा, एक एसिड की तरह एक बेस की तरह ट्रीट कर लेगा, ये तो बन जाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड लेने का रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड लेने का रीज़न ये है, देखो इधर यहाँ पे ये बन गया, यहाँ तक आ गए अपन, H2O बना है, प्रोडक्ट की साइड, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट की साइड क्या बना है? H2O। ये H2O H प्लस की प्रेजेंस में किस में चेंज होता रहता है? H3O पॉजिटिव में। H प्लस कहाँ से आ रहा है? H2SO4 से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये H2O जैसे जैसे बनता जाएगा, जैसे जैसे बनता जाएगा, H3O पॉजिटिव उधर शिफ्ट होता जाएगा ये। और जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप कम करते जा रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। H2SO4 इसीलिए डाला जाता है कि आपके NO2 प्लस का यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और बेंजीन रिंग इस पर ज़्यादा अटैक करे, आपको प्रोडक्ट की यील्ड ज़्यादा मिले, इसलिए इसके साथ H2SO4 को डाला जाता है। मैं लिख देता हूँ, H2SO4 increase the production of NO2 पॉजिटिव, इसलिए डाला जाता है H2SO4। कभी आपको सौभाग्य मिले ऐसी चीज़ें जानने का, तो आप वोगल की किताब आती है प्रैक्टिकल की, उसको खोलना, उसमें नाइट्रेशन वाली स्टेप दे रखी है, उसमें बाकायदा रीजन लिख रखा है। बाकी कई महान वक्ता इसका जवाब ये देते हैं कि ये इसके साथ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं? H2SO4 लेते हैं। ये रीजन सही नहीं है, क्योंकि NO2 पॉजिटिव तो ऐसे भी बन जाएगा, आप H2SO4 नहीं लोगे तो भी बन जाएगा, बस ये कि प्रोडक्शन कम होगा वहाँ की। प्रोडक्शन कम होगा तो अपन ऐसी रिएक्शन क्यों करवाना चाहेंगे जहाँ पे आपको यील्ड नहीं मिल रही? अपन तो यही चाहेंगे ना यील्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वो कम मिलेगी जब आप H2SO4 काम में लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया। देखो आप इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था
कि ऐसे स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो या वो मल्टीपल बॉन्ड रखते हो, उनको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटाइन। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। देखो इधर, अब बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा। ये आ गया आपके पास NO2 पॉजिटिव। ये है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई टू लो। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव करेगी? यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगी तो ये एक जगह जुड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, मान लो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, कहीं पे भी जोड़ सकते हो, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो इधर वाली वैलेंसी तो खाली हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। यहाँ लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे NO2 जोड़ दिया है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिख दिया। ये जो बना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड बना है ये वाला, इसलिए इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसको बोला जाता है एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? एरिनियम आयन। एरिनियम आयन, तो ये दोनों इसके नेम हैं। या तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, या बोलेंगे इसको एरिनियम आयन। अब ये जो एरिनियम आयन है, ये रेजोनेंस द्वारा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, रेजोनेंस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यानी जो एरिनियम आयन बना है वो स्टेबल अपने आप में, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। वो कैसे? देखो इधर लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कहाँ घूमेगी? ये हाई से लो की तरफ। ये देखो इधर, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूमेगी तो ये NO2 यहाँ पे पॉजिटिव इधर, फिर ये यहाँ पे। तो एरिनियम आयन स्टेबलाइजेशन में जा रहा है, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, NO2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ढंग से समझ लेना। ये स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, तो कार्बोकैटाइन अपन ने बना दिया, इसको नोट डाउन करिए। फिर थर्ड स्टेप पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। देखो थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। थर्ड स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बोले तो H+। और यहीं से समझ में आएगा आपको कि इसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो लास्ट में जो बना था मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो लास्ट स्टेप में देखो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा। तो लास्ट स्टेप में वहाँ पे एक स्पीसीज बनी थी HSO4- जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। मैंने आपको बताया था एसिड जैसे ही H+ देता है उसका जस्ट रिवर्स क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है सिर्फ। एसिड H+ डोनेट करता है, बेस क्या करता है? वापस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है या उसको रिमूव वहाँ से करवा देता है।
तो देखो ये H ये रहा, ये बेस क्या करता है, इस H को ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी। और दूसरा रीजन ये है, सिस्टम की आपने एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब कर दी थी, अब लास्ट वाली स्टेप में आपको यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस दिखाई देगी। और मैंने बताया आपको एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड का एक नेचर होता है जिसकी वजह से वो उसको अपने आप में स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है, वो एरोमेटिसिटी। आई बात समझ में? तो यहाँ से H+ का रिमूवल हो जाएगा, और H+ का रिमूवल हुआ है तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको, जिसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन सब में कॉमन यही मैकेनिज्म चलेगी, बस इंटरमीडिएट चेंज होगा। बेंजीन रिंग तो कॉमन रहेगी, इंटरमीडिएट और उसके जो रिएजेंट है वो चेंज होंगे। सॉरी, इंटरमीडिएट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा, और उसमें जो भी आप रिएजेंट काम में लोगे वो चेंज होंगे। सेम इसी मैनर में अटैक करवाना है, बेंजीन रिंग ही इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल बनाना आना चाहिए, तो मैं जितनी भी रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा उनमें मैं बता दूंगा आपको कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन सा बनेगा। अब बात करते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं। देखो इधर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक लगा हुआ है मतलब इलेक्ट्रोफाइल का किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को उसकी जगह से रिमूव करवा दे, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा NO2 क्या था, इलेक्ट्रोफाइल, H क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 आया और उस जगह पे जुड़ा है, वहां से H निकल गया, इसकी जगह पे NO2 आके जुड़ गया, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से आपस में इंटरचेंज हो गया, वो उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसीलिए बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक भी करती है, लेकिन वो एक सुटेबल कंडीशन पे करती है, ये तो ऐसे नॉर्मली यही शो करेगी। आई बात समझ में? तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 3 स्टेप थी। फर्स्ट स्टेप क्या थी इसमें, फर्स्ट स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड थी इसकी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड वाली है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं सेकंड रिएक्शन हेलोजिनेशन की। अब बात करते हैं अपन हेलोजिनेशन। तो वहाँ मैं आपको अब पूरी कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करके दिखा दूंगा। देखो सेकंड है हेलोजिनेशन। देखो बेंजीन रिंग react with halogen in presence of Lewis acid like AlCl3, FeCl3, FeBr3 etc. to form हेलोबेंजीन या हेलो एरेन, एरेन भी बोलते हैं बेंजीन को। वो क्या फॉर्मेशन करेगी, हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगी। सिंपल रिएक्शन है ये वाली इसकी, ये बेंजीन, या मैं जनरली Cl2 ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लो, हेलोजन आप यहाँ पे कोई सा भी ले लो। बस फ्लोरीन का ध्यान रखना, फ्लोरीन वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। फ्लोरीन जब भी इसके साथ जुड़ेगा वो एक स्पेशल कंडीशन में जुड़ता है। बोरोन के वहाँ पे आपको क्या लेने पड़ते हैं, लुईस एसिड लेने पड़ते हैं, और वो एक स्पेशल नेम रिएक्शन होती है जिसको बल्ज सीमान रिएक्शन बोलते हैं। वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब हेलोबेंजीन का आप फॉर्मेशन वहाँ पे पढ़ोगे। सिर्फ अपन को यहाँ इसकी मैकेनिज्म देखनी है, 12th क्लास में आपको सारा पढ़ना है। मैकेनिज्म यही फॉलो होगी वहाँ पे, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएगी, बस इन्हीं को आप वहाँ पे एप्लीकेशन के तौर पे पढ़ोगे आप, ठीक है।
Cl2, यहाँ ले लिया मैंने AlCl3 जिसको बोलते हैं लुईस एसिड, और यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोरोबेंजीन आपको दिखाई देगा। मैकेनिज्म मैंने एक ही बता दिया आपको, सेम वैसे ही इसकी मैकेनिज्म है, बस मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन दिखा देता हूँ। देखो AlCl3 एल्यूमिनियम के पास रहता है वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद लेना चाहता है। वैकेंट है ना, जगह अवेलेबल है उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद लेगा, इसीलिए लुईस एसिड बोल रहे हैं। तो ये क्या करता है, इस पर पोलैरिटी जनरेट करवा देता खुद ही इस मैनर में। तो यहाँ पे होगा क्या, ये Cl- इसके पास चला जाएगा, जब Cl- इसके पास चला जाएगा तो यहाँ बनेगा Cl+, और इधर AlCl4-। तो ये जो Cl+ बना है इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, और यही है जो किसकी तरह ट्रीट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बेंजीन रिंग सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे इस पर अटैक करेगी, फिर एरेनियम आयन बनेगा, एरेनियम आयन का वहाँ पे रेजोनेंस होगा, फिर लास्ट वाली स्टेप में ये अब जो लुईस एसिड था इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया AlCl4-। ये क्या करता है, प्रोटॉन का रिमूवल करवा देता है, और लास्ट में आपको क्या मिल जाती है, क्लोरोबेंजीन मिल जाती है। सेम उसके जैसे ही रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपको उसके जैसे ही फॉलो करवानी है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड सल्फोनेशन की। देखो इधर थर्ड है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसे बोलेंगे, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एटम का H2SO4 के द्वारा रिप्लेसमेंट क्या कहलाता है, सल्फोनेशन कहलाता है। तो लिख लो, द रिप्लेसमेंट ऑफ H by H2SO4 in ring system is called सल्फोनेशन, इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सिंपल रिएक्शन है, H2SO4 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है, H2SO4 के साथ में SO3 गैस ली जाती है जिसको फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, या फिर ओलियम भी उसको बोला जाता है। तो ये रिएक्शन है उसकी, H2SO4 SO3, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम। क्या होता है, H2S2O7, कुछ भी ले सकते हो आप। बेंजीन रिंग जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है SO3। याद करो, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करती है, वो यहाँ पे देखो सल्फोनेशन में काम में आया है। तो सारी की सारी चीज़ें आपके बेसिक काम में आएगी GOC वाली। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग इस पर अटैक करती है, फिर एरेनियम आयन बनता है। एरेनियम आयन जैसे ही बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, फिर बाद में यहाँ पे ये जो H2SO4 है और SO3, इसमें से HSO4-, या मैं बात करूँ इस SO3, ध्यान से देखना, देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको, इसमें होगा क्या, बेंजीन रिंग जैसे ही उस पर अटैक करेगी
वहाँ पे ऐसा बनेगा। तो इसमें नेगेटिव ये वाला जो पार्ट है ये खुद कॉन्जुगेट किसकी तरह बिहेव करता है, कॉन्जुगेट बेस की तरह। तो खुद ही यहाँ से प्रोटॉन का क्या करवा लेगा, रिमूवल करवा लेगा, और H यहाँ जाके चिपक जाएगा लास्ट वाले स्टेप में। आई बात समझ में? तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। SO3 यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग अटैक करेगी, आपको क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं या ओलियम भी इसमें काम में लेते हैं, दोनों का मिक्सर ओलियम ही देता है। ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी है? फोर्थ, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे अल्किल ग्रुप का जोड़ना। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अल्किल ग्रुप का जोड़ना। तो अल्किल ग्रुप अपन कैसे जोड़ेंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्शन करवाएंगे अल्किल हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगी, अल्किल बेंजीन मिलेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद बेंजीन रिंग in presence of Lewis acid to form alkyl बेंजीन। जनरल रिएक्शन की बात करें तो इसकी रिएक्शन है बेंजीन रिंग प्लस CH3Cl, जैसे ये लिया है मैंने AlCl3, ये लुईस एसिड है। हेलोजिनेशन याद करो आप, इस Cl को कौन लेके जा रहा था, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इस पे पोलैरिटी है ऐसे। तो यहाँ से होगा क्या, CH3 पॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और AlCl4 माइनस, ये ऐसे। तो ये आपके पास क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगी और क्या बना लेगी, ये बना लेगी अल्काइल बेंजीन। और बेंजीन रिंग पे अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाता है टोलुइन। क्या बोलते हैं इसको, टोलुइन। ये अल्किल बेंजीन है, अल्किल बेंजीन यानी मिथाइल बेंजीन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, AlCl3, सेम उसके जैसा ही है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला AlCl4, ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल है पूरा का पूरा, ये प्लस वाला, और बेंजीन रिंग इस पर अटैक कर देगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। फिर इसकी एक और रिएक्शन है थर्ड, उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट दिखाई देता है और वो फ्रीडेल क्राफ्ट का ड्रॉबैक भी है। नोट डाउन करिए इसे। देखो एग्जाम्पल है इसी का, फ्रीडेल क्राफ्ट का। AlCl3। आपको प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फ्रीडेल क्राफ्ट, पर ये नहीं मिलता है। आपको प्रोडक्ट मिलता है इसमें क्या, CH3,
ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन बोलते हैं। ये कैसे दिखाई देगा? देखो इधर, इंटरमीडिएट का फॉर्म, सॉरी कार्बोकेटाइन का फॉर्म, क्या बोलते हैं इसमें, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ऐसे दिखाई देगा। AlCl4-। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें इस वाली पोजीशन से ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। ये एक रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है जिसमें एक एटम दूसरी जगह जाके रीअरेंज हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलने के चांस हो रहे हैं तो आप वहाँ पे ग्रुप का माइग्रेशन करवा दो। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का करवा दो, अगर इथाइल मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल का करवा दो। बस आपको ये देखना है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आनी चाहिए पहले वाले से, प्रीवियस कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए जो आप बनाओगे। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 H- शिफ्टिंग। जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। तो ये है आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री, ऑब्वियस बात है 2 डिग्री। ये क्या है? मोर स्टेबल। जब बनना ही ये चाह रहा है तो इससे प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है आपको? तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या हो गया? ये वाला। बेंजीन रिंग किस पे अटैक करेगी? इस वाले पे करेगी, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? क्यूमीन मिल जाएगा। तो इसमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिला है जो आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ये अल्काइलेशन की थी, इसमें अल्किल ग्रुप जोड़ते हैं। असाइलेशन में असाइल ग्रुप जोड़ेंगे, वो कौन सा होता है डिस्कस करते हैं आगे। देखो बात करते हैं अपन अब 5th फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या है फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन? देखो इधर, असाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग पे जुड़ना क्या कहलाता है? असाइलेशन कहलाता है। असाइल ग्रुप कौन सा है? इस पोर्शन को बोलते हैं असाइल। क्या बोलते हैं इसको? असाइल। ऐसा ग्रुप अगर जुड़ जाए बेंजीन रिंग पे तो उस रिएक्शन को बोला जाता है असाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्किल ग्रुप, असाइलेशन में ऐसा ग्रुप। आई बात समझ में? तो देखो इधर, बेंजीन रिंग react with acyl halide और acid anhydride in presence of Lewis acid to form असाइल बेंजीन। जनरल रिएक्शन की बात करें इसकी, तो ये रही आपके पास बेंजीन रिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की। ये है असाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? असाइल क्लोराइड। AlCl3 लुईस एसिड है। इसकी प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी ये बनाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। इसको बोलते हैं असाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? असाइल बेंजीन। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा वो देख लेते हैं। Cl दिख रहा है ना, AlCl3 लेके भग जाएगा इसको। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। AlCl4-।
अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर द्वारा स्टेबलाइज है, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, असाइल कैटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या वो स्टेबलाइज है। और यही क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या आपका? इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक करेगी, वही सारी की सारी स्टेप सेम है। इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, दूसरी में क्या होगी? बेंजीन रिंग अटैक करेगी यानी एरिनियम आयन बनेगा। थर्ड वाली स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोजन का रिमूवल, और आपको प्रोडक्ट क्या दिखाई देगा? एसिल बेंजीन, असाइल बेंजीन या एसिल बेंजीन आपको दिखाई देगी। ये मैंने लिया है कौन सा वाला? एसिड हेलाइड। दूसरा एसिड हेनाइड्राइड भी हो सकता है, तो वो वाली एग्जांपल भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसको नोट डाउन करिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, असाइल हेलाइड के बाद एसिड एनहाइड्राइड वाला। तो एसिड एनहाइड्राइड की अगर मैं बात करूं तो ये रहा, वही लुईस एसिड और प्रोडक्ट आपका वही असिल हैलाइड। अब देखो वहाँ पे तो क्लोरीन जा रहा था किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। यहाँ पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इसके साथ चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो आपको इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन कौन सा वाला दिखाई देगा? असाइल वाला, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल वाला। और Al, जैसे पहले Cl जुड़ा था, अब क्या जुड़ गया? यहाँ पे ये जुड़ गया ऐसे। वहाँ पे Cl जुड़ रहा था, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। Cl की जगह ऑक्सीजन वाला एटम आके जुड़ जाएगा। कार्बोकेटाइन आपके वही बन रहा है यहाँ पे, असाइल कार्बोकेटाइन। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, सेम उसके जैसा ही है। बेंजीन रिंग अटैक करेगी, वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये थी आपके कुछ रिएक्शन जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आई बात समझ में? नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे नोट डाल के एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एक्सिस में ले रखा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के चांस होते हैं। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, क्लोरीनेशन का। देखो इधर नोट लगा के लिख लो आप ये चीज़। इफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट present in axis, then further substitution is takes place। वो कैसे? देखो इधर ये बेंजीन रिंग है, 6Cl2 ये एक्सिस में ले रखा है आपने, यहाँ ले रखा है AlCl3। और ये होती है रिएक्शन डार्क और कोल्ड प्लेस पे, अंधेरे में और ठंडी जगह पे ये रिएक्शन होती है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके जो 6 के 6 हाइड्रोजन थे, वो 6 के 6 हाइड्रोजन इस 6 क्लोरीन से क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। यानी यहाँ पे 6 बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है।
तो यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, हेक्सा क्लोरोबेंजीन आपको मिलेगा, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में HCB भी बोलते हैं, HCB, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में? ये बन जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6Cl6। बेंजीन का तो C6H6 होता है, लेकिन 6 के 6 H यहाँ से भग गए और Cl जुड़ गया। ये कब होता है? जब आप एक्सिस में क्या ले रखे हो? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ले रखे हो। ठीक है, ये बात हुई अपने सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन, ये जो आपको ग्रुप मिले हैं सब्सटीट्यूटेड, जो बेंजीन आपको यहाँ पे मिली है, उन ग्रुप का बेंजीन रिंग पे क्या इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को अपन यहाँ पे देखेंगे। कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो डीएक्टिवेट करेंगे। ऐसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा जीओसी में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो लास्ट टॉपिक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं उसकी। हेडिंग डालिए अब, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन monosubstituted बेंजीन रिंग। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में आपको फंक्शनल ग्रुप का इन्फ्लुएंस देखना है कि वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, देखो इधर इसमें होगा क्या, दी ग्रुप विच डायरेक्ट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन in benzene is called ortho and para डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं किधर की तरफ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उनको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। बेंजीन रिंग में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मैं लिख देता हूं, दिस ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, so it is called activating group also। ये क्या करते हैं? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाते हैं? ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल की बात करते हैं।
देखो OH ग्रुप जिन पे लोन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। OH हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, NHCOR हो गया, OCOR हो गया, CH2 माइनस हो गया, O माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे ग्रुप किस में आएंगे? ये सारे के सारे आएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में एक हो गया आपके हेलोजन। भले ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है लेकिन ये डायरेक्ट किसकी तरफ करता है? ऑर्थो पैरा। ये मैं आपको नोट लगा के बताऊंगा कि इनको डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं। होते हैं ऑर्थो पैरा वाले हैं लेकिन डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इज मोर। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, जिसमें देखेंगे कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब बात करते हैं अपन इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की। रेजोनेंस मैंने आपको बताया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कहाँ जाता है? लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये इधर, ये यहाँ पे, ये फिनॉल है, तो डेंसिटी कैसे शिफ्ट होगी? डेंसिटी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। फिर ये नेगेटिव चार्ज आया ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ पे आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी और ये यहाँ पे, और लास्ट वाले स्टेप में ये ऐसे और ये वापस, तो आपको पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि घूम चुकी है अंदर के अंदर। अब देखो, जहाँ ग्रुप जुड़ा रहता है उसके जस्ट नियर बाय वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है। ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है, ये पैरा है। ठीक है, अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है, पैरा पे नेगेटिव आ रहा है, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा। सो इनकमिंग ग्रुप attached on ortho and पैरा पोजीशन। तो वो कहाँ पे आके जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पे आके जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आप दुनिया में ऐसी एक रिएक्शन देखोगे नहीं कि OH यहाँ पे जुड़ा हुआ और इसके मेटा पे आके कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, नहीं आएगा। ऐसी रिएक्शन ही नहीं देता। रिएक्शन कौन सी देगा? ऑर्थो और पैरा वाली रिएक्शन देगा। आई बात समझ में? तो ये बात हुई किसकी? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की। अब बात करते हैं अपन मेटा डायरेक्टिंग वाले। अब बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग की। तो देखो इधर दूसरा है मेटा डायरेक्टिंग। देखो the group which direct incoming group in meta position only is called meta
डायरेक्टिंग ग्रुप। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि डेंसिटी को कम कर देते हैं। मैं लिख देता हूं, ऑल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। So it is also called deactivating group। deactivating ग्रुप, इनको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है NO2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, साइनाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, एल्डिहाइड बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, COOH बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, COOR बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, या COR बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो। कोई सा भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे से जुड़ा हो, या फिर CONH2 बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये सब आएंगे आपके -M या -R ग्रुप, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इनको बोलते हैं। मैंने GOC में पढ़ा रखा है, इन सबको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या ये होते हैं -R वाले, या ये -M ग्रुप। सबको आई बात समझ में, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं कि ये मेटा पोजीशन पे कैसे डायरेक्ट कर रहा है इनकमिंग ग्रुप को, वो आपको समझ में आएगा रेजोनेंस से। नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं रेजोनेंस की। देखो, रेजोनेंस की बात करते हैं अपन। ये बेंजीन रिंग मैंने यहाँ पे ली है, इसके मैंने जोड़ दिया NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, इसीलिए तो कम कर देगा। तो ये यहाँ से डेंसिटी को खींचता है ऐसे। तो जब ये डेंसिटी को खींच लेगा तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में ऐसे घूमेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज को घुमाते जाओ जहाँ तक ये घूमता जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इधर और ये वापस यहाँ पे, तो आपको ये ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। देखो इधर ऑर्थो पोजीशन पे आप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ सकता है? अब खुद ही बताओ, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव वाली जगह पे थोड़ी आएगा। तो कहाँ पे आएगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है। कहाँ कम हुई है? ऑर्थो और पैरा पे। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। सो इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड एट मेटा पोजीशन। कहाँ पे जाएगा वो? मेटा पोजीशन पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली वहाँ से, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ नहीं जुड़ेगा। अब कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। इसलिए आपको बेंजीन रिंग पे अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दे रखे हो तो आपको इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जोड़ना है? मेटा पोजीशन पे ही जोड़ना है आपको। अगर आप पैरा पे जोड़ दिए, ऑर्थो पे जोड़ दिए तो वो गलत हो जाएगा, वहाँ बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आई बात समझ में? ये बात हुई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की
और ये कैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं। अब नोट लगा के हेलोजन के बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर ये आपका चैप्टर खत्म है। देखो इधर बस नोट लगा के एक पॉइंट लिखना है आपको। देखो हेलोजन आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और माइनस हाई मैक्सिमम इनका, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और माइनस आई इट एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो कैसे, देखो इधर Cl की मैं बात कर लेता हूँ। इस पास लोन पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, फिर ये डेंसिटी घूमती जाएगी, इसको घुमाते जाओ। डेंसिटी को घुमाना सब में कॉमन सा है। आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अगर मीनिंग समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ घूमती है, तो दुनिया की कोई सी भी रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी, आप उसको सोल्व आउट कर लोगे। बस शर्त यह है कि आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। सॉरी, देखो इधर यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि और तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये जो है ये रखता है हायर ईएन, और हायर ईएन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेता है, खींच लेता है, खुद की तरफ खींच लेता है, ऊपर खींच लेता है। ये जो बेंजीन रिंग में ओवरऑल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। सब जगह होगी कमी, जरूर नहीं ऑर्थो पैरा मेटा पे होगी, नहीं, सब जगह पे कमी होगी, एक पे पर्टिकुलर पे नहीं होगी। कमी सब जगह होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं कमी होगी, कम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो आपसे अगर स्टेटमेंट में ऐसा पूछा जाए कि ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं, कुछ डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। कौन होते हैं, हेलोजन वाले। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सी बात है। अब ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है। इसको नोट डाउन करिए। देखो इधर ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेट ऑर्डर। तो देखो इधर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़े रहेंगे। वो कौन से, वो होते हैं आपके प्लस आर या प्लस एम वाले, उनकी रेट सबसे ज़्यादा होती है। फिर सिंपल बेंजीन रिंग आ जाएगी, और सबसे लास्ट में आएगी आपके डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आर माइनस एम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को ये बढ़िया अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। इधर नॉर्मल रहेगा, इधर डेंसिटी कम हो गई, तो जब डेंसिटी कम हो गई तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल को नहीं मिलेगा, तो इसकी रेट सबसे कम होती है, तो इसकी रेट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका इस चैप्टर का मेजर पार्ट खत्म हो गया है। अब इसका एक ही टॉपिक बचा है, वो है आइसोमेरिज्म का, जो मैं एक क्लास में उसको फिनिश कर दूंगा। आपका कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का चैप्टर यहाँ पे मैंने बाइंड अप करवा दिया है। अब आप आराम से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और इसको ढंग से पढ़िए। ठीक है, वो मैं लास्ट में एक क्लास में जो बचा हुआ उसको पढ़ा दूंगा। ओके, बाय बाय।